तो चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। साइंस वाले सेक्शन में आता है। टॉपिक का नाम है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कहीं पर आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे देखने को मिलेगा, तो वही सारे कंसेप्ट हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आज बेसिक क्लास रहने वाले, इंट्रोडक्शन है, तो ध्यान से समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये कैसे समझिए कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पूरी जो सीरीज आपके सामने आने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। इसमें एक टर्म आपको देखने को मिल रही है एनर्जी। उससे पहले एक बात आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। ये टॉपिक दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक होता है बिल्कुल थ्योरेटिकल लेके चलो, आप इसको थ्योरी वाइज पढ़ो, लेकिन आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो उसका स्टैटिक्स हो जाए, डाटा वाला क्वेश्चन है, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। वही मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस चैप्टर को कवर करना है, क्योंकि आपने वो देखना है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो वही स्ट्रेटेजी में फॉलो करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाते जाऊंगा। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी हमारे पास है, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। हमने उन सोर्सेज के बारे में पढ़ना। सोर्सेज जैसे मतलब हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है। क्या हमें सन से एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है? तो सन क्या सोर्स एनर्जी का? बिल्कुल है। वुड लकड़ी है, क्या उससे हमें एनर्जी मिलती है? हाँ मिलती है। लकड़ी को जलाते हो आग लगती है ना, आग वगैरह निकलती है, हीट एनर्जी वगैरह मिलती है। इस तरह से तो हमें एनर्जी मिल रही है। क्या वाटर से एनर्जी मिलती है? हाँ वाटर से भी एनर्जी मिलती है। क्या आपको कोयले से एनर्जी मिलती है? मिलती है। पेट्रोल से मिलती है। तो आपको जो भी सोर्सेज जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, हम उन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ये पढ़ना क्या है वो आपको समझ आ रहा है। और जब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे जैसे, तो कोयला क्या है, इसका दूसरा नाम किसी किसी और नाम से बुलाया जाता है, इसकी टाइप्स कौन सी है, सबसे ज्यादा कोयला कौन सी टाइप में होता है, समझ गए? तो इस तरह के टॉपिक पे हम फोकस करते जाते हैं। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं एनर्जी वाले वर्ड पर। ये जो एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करते हैं। देखिए एनर्जी की बात करेंगे, बचपन में हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल लाइन में पढ़ते थे, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। है ना? आप कितना काम कर सकते हो वो आपकी एनर्जी है। अगर आप में ज्यादा एनर्जी है, आप ज्यादा काम करोगे, कम एनर्जी है, कम कम काम करोगे तो कम एनर्जी है। ये बेसिक सी डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते हैं। टेक्निकल लेवल पे थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन आप इसे इतना ही समझ कर अभी चलो कि आप कितना काम कर सकते हो वो आपकी एनर्जी है। एग्जाम में तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा नहीं, बेसिक कंसेप्ट आपको एनर्जी का समझ आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपसे वो पूछता है। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, अगर आपको आते तो अच्छी बात नहीं है, तो आज आप सीख लोगे। सबसे पहले जब से आपसे वो पूछेगा कि ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की, आपको वो बताना है। तो आपने बोला ऐसे जो यूनिट होती है एनर्जी की, वो होती है जूल, है ना? JOULE, इसे हम शॉर्ट में जे भी लिखा करते हैं। तो जूल हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया एनर्जी की। लेकिन होता है कई बार क्या होता है, जब हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, हम उसे जूल में मेजर नहीं करते, हम क्या लेकर आते हैं, हम तो किलो जूल लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास 3 फुट का है, 4 फुट का है, ज्यादा बड़ी कोई चीज मैं मीटर में चला जाऊंगा, है ना? और बड़ा को मैं किलोमीटर में चला जाऊंगा। तो वैसे जूल बेसिक ऐसा यूनिट है, लेकिन जब बड़ी यूनिट्स की तरफ फोकस करता हूँ मैं, तो मैं किलो जूल बोल देता हूँ। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा बेसिक से कंसेप्ट है। मतलब एनर्जी किसमें मेजर कर रहे हो, जूल में मेजर कर रहे हो। एनर्जी की टाइप्स के वो भी थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेंगे, लेकिन पहले जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कवर कर लेते हैं। ये है एसआई यूनिट। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सीरियस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की सीरियस यूनिट क्या है, वहां पर आपको ऑप्शन में जूल भी देखने को मिलता है, आप टिक कर देते हो, वहां पे गलत हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि सीरियस यूनिट सेंटीमीटर का जो सिस्टम है, वहां पर यूनिट चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो यूनिट आती है हम इसे कहते हैं ERG, अर्ग, ठीक है? तो ऐसा यूनिट क्या है वो आपको समझ आ गया। सीरियस यूनिट क्या है आपको वो भी यहाँ पर समझ आ गया, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है ना, सब कुछ आपको क्लियर भी दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या बनता है, आपसे कन्वर्जन पूछता है। आपसे वो पूछता है बताओ 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये किसके बराबर है? आप हिसाब से बोलोगे ना, कि मैं बोलूंगा कि 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। वैसे ही 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बताऊं, शेयर करूं, तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर हो जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन करते जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं दिखाता जाता हूँ यहाँ पर। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर हो जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हालांकि वो थोड़ा अलग है लेकिन एनर्जी से रिलेट करता है। एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो भी एनर्जी की ही टाइप है, उसकी यूनिट क्या हो जाती है, उसे हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। KW का मतलब किलोवाट, H का मतलब आवर, तो हम किसमें मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है
कि 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर जो है, ये कितने जूल के बराबर होता है ना। एक सेकंड रुकिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 किलोवाट आवर जो है ये कितने जूल के बराबर होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो डाटा आपने शेयर कर देना तब, और ऑप्शन में होता है केवल 3.6 की जगह पता है क्या कर देता है वो 36 लिख देता है, और 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल कर देता है। हम टिक कर देते हैं, हम बोलते हैं हाँ यही तो था। लेकिन 3.6 और यहाँ पे 10 की पावर 6, इन बातों को बड़े ध्यान ध्यान देना, इन बातों पे फोकस करना है। अब आप मुझे बताओ, अगर ऑप्शन में ऐसा हो जाए कि वहां पर सेम टू सेम डाटा लिखा हो लेकिन जूल की जगह किलो जूल लिखा होगा, है ना, अगर जूल की जगह किलो जूल कर दिया, तो अब आपका आंसर क्या होगा, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आया हुआ है कि मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ। सेम टू सेम 1 किलोवाट आवर बोल दिया है, यहाँ पर हम जूल की टर्म्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जूल की टर्म्स में ऑप्शन है ही नहीं है। ऑप्शंस आप चार देख रहे हो, उसमें से एक ऑप्शन सेम टू सेम 3.6 10 की पावर 6 साथ में किलो जूल लिखा हुआ है, लेकिन ये टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये डाटा है ये जूल के लिए, किलो जूल के लिए नहीं है। जब किलो जूल आएगा तब 3.6 को आप 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो अगर इतना क्वेश्चन फिलहाल क्लियर हुआ एनर्जी का, एक और बार मैं देख रहा था, एक और बार एग्जाम में क्वेश्चन आता किस तरह से बना हुआ था, यहाँ पे 1 जूल के बारे में बोला हुआ था और ऑप्शन देते किसके बराबर, तो उसमें से एक ऑप्शन सही था, वो था न्यूटन मीटर वाला। तो ये भी आपको पता हो, क्योंकि वर्क होता है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो वहीं से 1 जूल न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है वर्क। तो एक एनर्जी का से रिलेट कर सकते हो आप, तो वो न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है 1 जूल। तो ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। जो एनर्जी के कुछ बेसिक डाटा है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो ये हो गया एनर्जी का बेसिक डाटा। अब एनर्जी की कई तरह की टाइप्स होती है ना, हालांकि आपके इस वाले चैप्टर में एनर्जी की टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। बेसिक से एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ जहां से आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे। वो कैसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, आपने सुना होगा, तो आज देख भी लो, वो इसको नहीं पता कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी की दो टाइप्स लेके चल रहा हूँ, एक आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, एक आपने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एक एग्जांपल इस तरह से लेके चल रहा हूँ, बड़ी बेसिक सी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हम पढ़ेंगे वहां पर ये एग्जांपल में रिपीट करूंगा, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करूँ, आने वाले टाइम में कोल पढ़ेंगे, है ना, कोयला पढ़ेंगे, हम नेचुरल गैस पढ़ेंगे, या हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, तो वहां सब जगह सेम कंसेप्ट लगने वाला है। तो ये कंसेप्ट का जो बेस है मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। मान के चलो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से डैम बना हुआ, ठीक है, ये मैंने डैम बनाया हुआ, डैम के पीछे क्या है, वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है, समझ लो, यहाँ पे पानी स्टोर्ड है, और यहाँ पर कहीं पे आके टरबाइन लगा हुआ इस तरह से लगे, ठीक है, ये टरबाइन के ब्लेड्स इस तरह से करके लगे हुए हैं। ये कुछ अजीब तरह के ब्लेड मैंने बनाए, इस तरह के होते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इस तरह के ब्लेड यहाँ पर मैंने लगा दिए, और यहाँ पर क्या, यहाँ पे कोई गेट टाइप का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ गेट टाइप का बना है, जो गेट इस टाइम पर क्लोज है, और यहाँ से फिर पाइप वगैरह आती है इस तरह से ना, आगे नोजल टाइप की लगी थी यहाँ से इस तरह से, तो मैंने एंगल का बना दिया, तो जैसे कि आप कंसेप्ट समझ गए, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब ये डैम के पीछे वाटर स्टोर्ड है, तो वाटर क्या है, वो बड़ा शांत माहौल में बैठा हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है अपनी जगह पे वैसे का वैसे, क्योंकि अगर मैं इसको एक गेट ओपन कर दूंगा तो पानी सारे यहाँ से बाहर की तरफ आएगा, मूवमेंट होगी, तो इसकी भी मूवमेंट होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर, अभी वाटर स्टिल अपनी जगह पर है। तो इस टाइम पर इस पे कौन सी एनर्जी है, इस टाइम पे इसके पास एनर्जी है, वो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी है ना। कौन सी एनर्जी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वाटर काफी हाइट पर स्टोर है, मुझे पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो मुझे क्या है, ये वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, वो कैसे, वो समझिए। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, काफी हाइट में मैंने पानी को स्टोर करके रखा हुआ है ना, ये काफी हाइट में जाके पानी को स्टोर करके रखा हुआ है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ से सब गेट खोल दिया, गेट ओपन करा, तो वाटर क्या है, वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। अब जो वाटर में जो एनर्जी आ चुकी है, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, अब मूवमेंट हो रही है, फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से एनर्जी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है उसको मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। पहले मेरे पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही थी, अब जैसे यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया वाटर के, तो मुझे कौन सी एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या होता है,
यहाँ से वाटर आ रहा है, हाई प्रेशर में जाएगा तो ऊपर से काफी हाई से पानी में आ रहा है, फुल स्पीड प्रेशर वगैरह उसका मेंटेन है, वो इन ब्लेड से स्ट्राइक कर रहा है। जैसे इन ब्लेड से स्ट्राइक करे, ब्लेड्स क्या है वो घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अपने घर का पंखा ले लो, या अपने बचपन में वो कुछ इसके आगे पंखे वगैरह लगा दो तो वो घूमना स्टार्ट कर रहे हैं पंखे वगैरह से ना, उन पे मैंने क्या कर दिया, पानी जो है स्ट्राइक कर रहा है, वो ब्लेड्स मूवमेंट कर रहे हैं। उन ब्लेड्स के मूवमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आगे वो लगे हुए मेरे पास है ना जो ब्लेड्स वगैरह मैं कह रहा हूँ, उन ब्लेड्स के मूवमेंट के कारण एक पीछे शाफ्ट होती है, लोहे की रॉड आप समझ सकते हो, ये शाफ्ट भी मूवमेंट कर रही है इस तरह से कर, है ना। ये शाफ्ट ने भी मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो शाफ्ट मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी आ गई है, इसको मैं बोलूँ मैकेनिकल एनर्जी। मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी की टाइप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट हमें आने वाले दिन में कैसे पढ़ना है। आप किसी भी कोई भी आप सोर्स लो, चाहे कोयला यूज कर रहे हो, आप उसमें वाटर को बॉईल कर रहे हो, स्टीम निकल रही है, लास्ट में आपका मेन पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने जो ये ब्लेड्स हैं, टरबाइन है, आपको इनको प्रेशर से हिट करना है सो दैट ये घूम सके। अगर ये घूमेंगे, इनके साथ ये शाफ्ट घूमेंगे, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें ये मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। हम इस मैकेनिकल एनर्जी के लिए या तो वाटर को स्ट्राइक करवा रहे हैं इस पे, या वाटर को बॉईल करके उसमें जो स्टीम निकल रही है, हाई प्रेशर वाली स्टीम, उसको इस ब्लेड्स पे हिट करवा रहे हैं सो दैट ये मूवमेंट कर सके, घूम सके। ये हमारा मेन पर्पस होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गई, फिर हमने यहाँ पर देखा हमें कौन सी एनर्जी मिल गई, मैकेनिकल एनर्जी भी देखने को मिल रही है। फिर जो ये शाफ्ट होती है आगे जाके जनरेटर होता है, जनरेटर का सेक्शन, ये शाफ्ट जनरेटर, ये जो शाफ्ट थी, ये शाफ्ट यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे जनरेटर की शाफ्ट दोनों जुड़ी होती हैं। जब ये शाफ्ट घूम रही है, शाफ्ट के कारण क्या हो रहा है, जो मेरे पास जनरेटर है, जनरेटर की शाफ्ट भी घूम रही है। जब जनरेटर की शाफ्ट घूम गई, इसका मतलब क्या है, वो जनरेटर चलना स्टार्ट हो गया। अगर जनरेटर चलना स्टार्ट हो तो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इसका मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ना। फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप तरह तरह के काम करते हो, इस तरह से एनर्जी जो आगे ट्रांसफर होती जा रही है। तो बेसिकली आपको प्रोसेस समझ आया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती जा रही है, कैसे एनर्जी की फॉर्म चेंज होती जा रही है। क्लियर। पोटेंशियल से स्टार्ट हुआ था, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक आ चुके थे। अगर घर में कोई हीटर वगैरह यूज करे तो हीट एनर्जी बन रही है ना, इस तरह से प्रोसेस चलता जाता है आगे करके। तो बाकी ये भी आपको समझ आ गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किस तरह से होती है। मेन पर्पस क्या है, जो टरबाइन की जो हमारे पास ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स को रोटेट करवाना होता है। फिलहाल ये एक्स्ट्रा कांसेप्ट था, अब आपको समझा दिया। टाइप्स ऑफ एनर्जी भी आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। ये पावर प्लांट जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले वो किस तरह से काम करते हैं, वो भी बेसिक बेसिक आपको समझ आ गया होगा। तो एनर्जी के टॉपिक को तो फिलहाल हम यहीं पर रख देते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बढ़ने से पहले हम बोलते हैं कि जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी टाइप्स ऑफ एनर्जी, हम इन पे फोकस करते हैं। हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाले एनर्जी के सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमारा सारा फोकस इसी पे होना चाहिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर बेसिक से पूछेगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें कोई ऑप्शन आपको सही होगा, बाकी तीन गलत होगा तो वो टिक करना होगा। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपको वर्ड देखने को मिल रहा है रिन्यू, यानी कि वो दोबारा से बन सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल मतलब रिन्यू दोबारा से बन सकते हैं। सोलर एनर्जी आप यूज कर रहे हो तो उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि वो खत्म होने वाली है। विंड एनर्जी कोई खत्म नहीं होने वाली है। हाइड्रो पावर, वाटर कहां खत्म होने वाला है। आप इस तरह से समझ सकते हो कुछ हद तक, है ना। मतलब आप वापस उसे यूज कर सकते हो, पैसे लेके चलो। टाइडल एनर्जी, जो जैसे ओशंस की बात में टाइड्स बनती है, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। बायोमास प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह की बात करके हम नेक्स्ट कवर करेंगे। सारे सारे किसके टाइप में, रिन्यूएबल है, दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो, है ना। इनको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, किस तरह से करके देखिए। ये हमारे पास है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो दोबारा रिन्यू नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि नहीं होंगे, जब ज्यादा टाइम लगता है ना, मिलियंस ऑफ ईयर, कई सारे मिलियन ईयर लग जाते हैं, कई लाखों साल लगते हैं दोबारा बनने के लिए। तो हम इनको, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है बनने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, ये बनते ही नहीं, नॉन रिन्यूएबल हम इनको बोलते हैं। इसमें क्या आ जैसे कोयला है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कोयले की बात करेंगे तो आपको पता है कि कितने लाखों साल पहले वो पेड़ वगैरह हुआ करते, जंगल वगैरह थे, वो काफी फ्लड वगैरह कुछ भी है वो दब गए थे, पर रेत आता गया, फिर ऐसे डिपोजिशन होती गई, वहां पे प्रेशर बढ़ता गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ता गया, वो फिर पेट में कन्वर्ट हो, फिर जाके कोयला वगैरह बना। तो कितने लाखों साल लगे प्रोसेस कंप्लीट होने में। अब जब सारा खत्म हो जाएगा तो फिर से बनने में कितने लाखों साल लगने वाले। इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी पे रखते हैं मैंने। या पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से बता दोगे
लेकिन एक क्वेश्चन मैंने देखा था वहां पर, अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप इसकी गलती करेंगे, वो आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोल देते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल है, समझिएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आ जाते हैं। तो जो भी रिन्यूएबल है इनको हम क्या बोल देंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इससे कंसेप्शन को वैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिन्यूएबल समझ आ गया, जो दोबारा दोबारा आप यूज कर सकते हो, दोबारा जल्दी से बनने में टाइम नहीं लगने वाला। नॉन रिन्यूएबल मतलब कौन से हो गए, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते एक तरीके से। अब मैंने देखा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाता है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जनरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब जो ट्रेडिशनल वे में यूज करते जा रहे हैं, जो जनरली हम काफी सालों समय से यूज करते जा रहे हैं, वो सारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कोयला आप काफी समय से यूज करते आ रहे हो एनर्जी के पर्पस के लिए, पेट्रोल आप काफी समय से यूज कर रहे हो, नेचुरल गैस काफी समय से यूज करते जा रहे हो, ये सब कुछ किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आपको हाइड्रो पावर देखने को मिलता है, तो हाइड्रो पावर जो है वो भी कन्वेंशनल की कैटेगरी में आ जाता है, समझ रहे हो, चाहे वो रिन्यूएबल की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल की टर्म्स में देखोगे तो आपने क्या देखा, वाटर की एनर्जी को भी तो काफी ज्यादा समय से यूज करते आ रहे हैं, जनरल तरीके से यूज करते आ रहे हैं, इसीलिए हाइड्रो पावर को भी हम किस में लाते हैं, कन्वेंशनल में लाते हैं। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन होती है, सिंपल सा ट्रिक समझिएगा, जब मेरे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी की मैं बात करता हूँ, तो दो तरह के मैं और अलग से बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल बात कर रहा हूँ और एक नॉन कन्वेंशनल बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले ही नॉन लग चुका है, दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले नॉन लग चुका है, तो यहाँ पे क्या कर दो, कन्वेंशनल बना दो। और जब बात है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, यहाँ पर नॉन वर्ड नहीं यूज करा गया है, तो नॉन आप यहाँ पर लेके चले जाओ, तो रिन्यूएबल को हम नॉन कन्वेंशनल से रिलेट करते हैं, समझ गए हो। तो अब उस तरीके से ना भी समझो, बेसिक कंसेप्ट लेके चलो तो भी आपको क्लियर होगा कि नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं हो पा रहे, कन्वेंशनल मतलब आप जनरल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से आप इनको ही यूज करते आ रहे हो, तभी हमको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में भी रखते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो भी कन्वेंशनल के अंदर आ जाता है, बाकी सोलर वगैरह, विंड वगैरह नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हमने कोयले के बारे में स्पेशलाइजेशन पे पढ़ना है, जो बाकी टॉपिक्स हैं, सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, इनके बारे में सेपरेट वीडियोस में हमने कवर करना है। तो ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि 4-5 वीडियोस में खत्म होने वाले, ज्यादा वीडियोस भी देख सकते हो, तो आपको उससे तैयार रहना होगा। फिलहाल आज की वीडियो में किसी भी तरह का डाउट है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को एंड करते हैं।